शादी के बाद ससुर को फालिज की बीमारी हो गई तो सास ने मेरे जिम्मेदारी ससुर की देखभाल पर लगा दी। मेरे ससुर की इतनी उम्र नहीं थी जितना मैं समझती थी। वो अभी काफी जवान थे। मैं रोज जैतून के तेल से ससुर की टांग की मालिश करती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। एक रात में मालिश करने में मसरूफ थी कि मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी तो अचानक मेरा हाथ ससुर के खास जगह पर लगा तो मैं चौंक गई, क्या इस उम्र में भी इतना सीखे। खैर मैंने इस ख्याल से अपना जहन झटक दिया और वापस आकर अपने कमरे में सो गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। पूरी रात में इसी सोच में थी कि अगर एक बार अपने ससुर से नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि एक बार देखो तो सही, इसमें हर्ज ही क्या है, कौन सा किसी को पता लगेगा। इस रात में पूरी तैयारी में थी। मैंने तंग कपड़े पहन रखे थे। जब साहिब सो गए तो मैं तेल हाथ में पकड़े ससुर के कमरे में दाखिल हुई। उनके सामने बैठकर जब मैंने टांग की मालिश करनी शुरू की तो मेरा हाथ ससुर के। मैं एक बड़े घर की बहू थी। मेरे वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और मैं अपने दौर के रिश्तेदार के घर यतीमी के जिंदगी गुजार रही थी। मेरे रिश्तेदार के यहाँ एक दिन गई हूँ। इसे नेक दिल इंसान ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग कर मुझे एक आला श्रृंगार में शादी कर दिया। मैं इस घर से ही हूँ और उनकी नजर मुझ पर पड़ी बहू बन चुकी थी। जिंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून आ गया था। लेकिन अचानक ही एक दिन बड़े हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और मैं जवानी में ही बेवा हो गई। मेरे शौहर के सिर्फ 2 ही भाई थे। अब मेरा छोटा देवर ही रह गया मेरे साथ। इसकी शादी करना चाहती थी क्योंकि मेरे ससुर ने कहा वो अपने यतीम बेटी की शादी किसी और ना होने देंगे, बल्कि वो अपने दूसरे बेटे से इसकी शादी करेंगे। मेरी सास इस शादी पर राजी नहीं थी, जबकि देवर और ससुर की इसी में मर्जी थी। मेरी सास को लगता था कि जो बहू मेरे ससुर को पसंद करते वो यतीम लड़कियां पहले अपने माँ बाप को खाकर बेटी होती है और बाद में शौहर को भी खा जाती है, यानी उनके नहुसत पर साए उनके शौहरों की मौत हो जाती है। मेरी सास की ये छोटी सोच ने शौहर के मरने के बाद मेरी जिंदगी भी अजीरन बना दी थी। लेकिन इस घर के सिवा मेरा दूसरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप मेरी शादी को लेकर घर में झगड़ा चल रहा था। एक रात मेरे ससुर अचानक बीमार हो गए और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसे देखते हुए मेरा देवर फौरन हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें फालिज हो चुका है और अब वो शायद ही ठीक हो। मेरा देवर ससुर को वापस घर ले आया और अम्मा पर खूब बरसा के इस मर्तबा तो ही अपना शौहर खा रही है। मेरे सास भी शायद सदमे की हालत में थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई और बहुत ही कम किसी से बात करती। ससुर की हालत को देखते हुए मेरे देवर ने मुझसे कहा, एक काम वाली रख लेते हैं जो अब्बा का काम कर देगी। मैंने भी इस बात पर हामी भर ली, क्योंकि जवान बहू अब ससुर के कमर में खास वक्त तो ना रह सकती थी, इसलिए बड़ी उम्र की एक मुलाजमा को रखना ही बेहतर था, क्योंकि अब तो मेरी सास भी अपने ही कमरे में बंद रहती। कुछ दिन में मुलाजमा का बंदोबस्त तो हो गया। मुलाजमा रोज काम पर आती और कमरे में ही वक्त गुजारती। जब मेरा देवर घर आ जाता तो मैं भी अपने ससुर के पास इसकी मौजूदगी में चली जाती और ससुर के कमरे की जानिब देखती। मेरे लिए ये बात बहुत हैरान कुन थी, लेकिन खामोश तमाशाई बनी हुई सब कुछ देखती रहती और कर भी किया सकती थी। एक दिन अपने इस दौर के रिश्तेदारों के घर गई हुई थी, जिन्हें मुझे बचपन में पाला पोसा था। मुझे घर से कॉल आई। फोन पर मुलाजमा की आवाज थी जो काफी जी सहमी हुई थी, पर इसने मुझे फौरन घर आने का कहा। मैं इसी वक्त से जल्दी घर पहुंची तो मुलाजमा दरवाजे में खड़ी थी। इसने मुझसे कहा, मैंने यहाँ काम नहीं करना, इस घर में साया है, मेरा हिसाब किताब करें और मैं जाऊं यहाँ से। मैं इसकी बात सुनकर बहुत परेशान हुई। मैंने इसे कहा, तफसील से बताओ क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ बताने पर आमादा नहीं हुई, बल्कि अपने पैसे छोड़ कर जा रही थी। अचानक मेरे सास भी वहीं चली आई। उन्होंने पैसे निकाल कर मुलाजमा को दिए और फारिग हुई। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई। ये तो कमरे से निकलती ही नहीं, मगर आज कैसे दरवाजे पर आ गई। लेकिन मैं मजीद कुछ कहीं चुप घर के अंदर चली गई और अपने ससुर के लिए खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाने के लिए ट्री तैयार की तो मेरी सास भी किचन में पहुंच गई। उन्हें किचन में देखकर मैं दिल ही दिल में मजीद हैरान हुई। अभी मैं उनके आने का मकसद ही तलाश रही थी कि वो बोल उठी, ये खाना मुझे दे दो, मैं ले जाती, मैं खुला दूंगी। मैंने बगैर कोई दूसरा लफ्ज कहे बर्तन उन्हें थमा दिए और खुद कमरे में चले आई। शायद आज का दिन ही एक के बाद एक हैरान कुन मंजर दिखाने वाला था। इस दिन के बाद वो ससुर के कमरे में खुद जाने लगी थी। मुझे लगा उन्हें भी अपने शौहर का एहसास हो चुका है।
इसलिए खिदमत कर रही है, मगर अब मेरे ससुर भी पहले से ज्यादा कमजोर हो गए थे और दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जा रही थी। एक दिन मेरे देवर ने अम्मा से कहा वो शादी करना चाहता है ताकि इसकी बीवी आए और घर में एक मजीद औरत की कमी भी पूरी हो। मेरे सास बिना कुछ कहे मेरे देवर की शादी पर राजी हो गई और दिन रात इसकी शादी की तैयारियों में लगा दी। कम ही अरसे में मेरी सास ने शादी की सब काम दिलचस्पी में मुकम्मल करके अपने बेटे को शादी कर दी और मेरी नई देवरानी शादी करके ससुराल आ गई। मेरी नई देवरानी बहुत मासूम और सादा मिजाज थी। वो हर किसी की बात पर सर झुका देती और जमाने की चालाकियां इसे बिल्कुल भी नहीं आती थी। सास ने नई दुल्हन को आते ही ससुर के कमरे में खिदमत पर लगा दिया और मेरा देवर भी अपनी बीवी को यही तलकीन करता कि वो अपने बीमार ससुर की खिदमत दिल और जान से करे। मेरी देवरानी हर वक्त ससुर के ही कमरे में रहने लगी थी। मेरी सास ने एक मर्तबा फिर से अब कमरे से निकलना बंद कर दिया था और ससुर की सारी जिम्मेदारी मेरी देवरानी पर आ गई थी, जिसे वो खुशी असलूबी से निभा रही थी। उन्हीं दिनों मेरा देवर अपने एक दोस्त को घर ले आया और घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया। मेरे सास ने इस बात पर एतराज किया तो मेरे देवर ने कहा घर का खर्चा बढ़ गए और अब्बा की दवाइयाँ भी बहुत महंगी आ रही हैं, इसलिए हमें इजाफी आमदनी की जरूरत है। वैसे भी ये लड़का इसके बचपन का दोस्त है और देखा बाला है। सास ने देवर की जब बात सुनी तो खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। दूसरी दिन मेरे देवर ने मुझे कमरे में आकर बताया कि इसका ये दोस्त पहली मर्तबा घर से दूर आया है, इसलिए खाना पकाना नहीं जानता। अब से इसका खाना भी हमें बना कर देंगे। मैंने अपने देवर की बात पर हामी बार ली। फिर रोजाना इसके दोस्त का भी खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बना लेती तो वो मेरे देवर इसे पहुंचा देता। एक दिन बहुत तेज बारिश बरस रही थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्त हुई। घर वाले तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो रात के इस पहर कौन हो सकता था। मैंने उठ के हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोल दिया तो सामने मेरे देवर का वही दोस्त खड़ा था जो ऊपर वाले हिस्से में रह रहा था। इतनी तेज बारिश और डांसेस में वो मुकम्मल भीग चुका था और जल्दी जल्दी माजरत करता हो अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे खड़ी मैं इसके साथ दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए फौरन किचन के जानिब बढ़ी और चाय बनाकर उसके लिए जाने लगी। इतनी डांसेस में एक इंसान के लिए मेरे दिल में हमदर्दी और एहसास के जज्बात पैदा होना फितरी था। जब चाय लेकर ऊपर वाले पोर्शन में गई तो सामने ही वो अपने गीले कपड़े सिखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आता देखकर एक लम्हा के लिए वो ठिठक गया। कदम तो मेरे भी डगमगाए, लेकिन मैं पूरे एतमाद से आगे बढ़ी और चाय इसके सामने पेश की। मेरे हाथ में चाय देखकर इसे इतने शुक्र उम्मीद लहजे में कहा। इसे इस वक्त चाय की सख्त तलब हो रही थी। मैं भी चाय इसे देकर जल्दी से नीचे आ गई कि कहीं कोई देख ना ले। और फिर इस दिन के बाद में इस लड़के को गैर इरादी तौर पर बहुत सोचने लगी थी, क्योंकि वो शक्ल और सूरत में मेरे मरहूम शौहर से कहीं ज्यादा अच्छा और पुरकशिश था। मैं अब अक्सर ही इसके लिए कुछ न कुछ बनाकर ऊपर ले जाने लगी और यूं हमारे दरमियान इजनबैत की दीवारें गिरकर बेतकल्लुफी बढ़ने लगी। उधर मेरी सास का वही रवैया था, कमरे में बंद रहना, जबकि मेरी देवरानी ससुर की खिदमतों में मशगूल रहती। दूसरी तरफ मेरे देवर के अंदाज और तौर भी इसे बदलते जा रहे थे। ना जाने क्यों वो अब अपनी बीवी से नाराज रहने लगा था। एक रात जब मैं उठकर अपने देवर के दोस्त को मिलने गई तो हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। अचानक मेरी देवरानी वहीं पर आ गई। इसे यूं देखकर मैं और वो लड़का दोनों ही घबरा गए। वो लड़का फौरन से पहले अपने कमरे में चला गया, मैं वहीं रह गई। मेरी देवरानी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा वो ससुर के मैले कपड़े धोकर सिखाने आई थी। लेकिन ये सब देखकर इसे अफसोस हुआ। मैंने आगे बढ़कर देवरानी के पीर पकड़ लिए। वो ये बात किसी को ना बताए, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं। मेरी देवरानी ने मुझे एक चांस और दिया और वो चली गई। इस दिन के बाद से मैं मोहतात हो गई, लेकिन अब भी अपने देवर के दोस्त से राब्ता खत्म नहीं किया। अब ये मेरे बस में नहीं था। मैं इसे मोहब्बत करती थी और हमेशा मिलते रहना चाहती थी, बल्कि इसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है। मगर अब मुझे अपनी देवरानी की तरफ से डर लगा रहता और किसी तौर पर भी यकीन न आता। एक दिन मेरा देवरान रात देर तक घर से बाहर रहा तो मेरी देवरानी ने मुझे बुलाया और कहा आज ससुर की तबीयत बहुत खराब है, मैं आकर देख लूं। जब कमरे में गई तो मुझे वो वाकई बहुत बीमार लगे और लगता था कि आज वो नहीं बचने वाले। मेरी देवरानी ने मजीद मुझे कहा वो सास को बिला लाए ताकि वो आज उनके पास रहे। मैंने हामी भरी और ससुर के कमरे से निकलकर सास के कमरे की तरफ जाने लगी।
लेकिन न जाने मेरे दिल में इस वक्त तक क्या ख्याल आया कि मैं वहीं से ही मुड़कर अपने कमरे में चली आई और फौरन कंबल ओढ़कर सो गई। कुछ ही देर बाद मेरे देवर के कदमों की आवाज आई। यकीनन वो घर वापस आ चुका था। मैं उठकर झांका तो वो कमरे में चक्कर काट रहा था। मुझे आता देखकर उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो मैंने दिल में सोचा यही मौका है, लोहा गर्म है, वार कर देना चाहिए। मैंने इसे कहा, जानते हैं सारा दिन वो ना जाने इसकी क्या हरकत है। मेरे देवर के दिल में पहले बीवी के लिए बदगुमानी पनप रही थी और मेरी बातों ने जल्दी तेल का काम किया। वो फौरन वहाँ से निकलकर अपने बाप के कमरे की जानिब गया, लेकिन अंदर ना जाने आसमान फूट पड़ा जब देवर ने ये देखा कि बाप जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी बीवी इसके बाप के ऊपर झुकी हुई है। इस मंजर को मेरे देवर के जहन ने ना जाने क्या समझ गए, कबूल न किया और मेरी बातों का भी असर था। वो दौड़कर अपनी बीवी की तरफ बढ़ा और इसे अपने बाप पर से ढकेल दिया। मेरे देवर ने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं एक कोने में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। शोर शराब की बात सुनकर मैं भी वहां से चली आई और देवर को रोकने लगी। वो रोकने वाला नहीं था। इसने आओ देखा ना ताओ अपनी बीवी को खड़े खड़े तलाक दे दी। ये सब इतना अचानक हुआ, कोई समझ नहीं सका। लेकिन मेरे देवर की बीवी अब भी रुसवाइयां पेश कर रही थी और मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते इसने कहा, मैं उन्हें लोगों को बताऊं कि ससुर मौत के करीब थे, इसलिए इसने मुझे सास को बुलाने भेजा। लेकिन जब मैं वापस नहीं आई तो वो ससुर को उठाने की कोशिश करने लगी, जिसके नतीजे में वो वहीं गिर गए। लेकिन मैं इस लम्हे इसे साफ मुखर गई और अपने देवर से कहा, ये बहुत दिन से इस घनावने फेल में मुलव्वस थी और मैं ही चुपचाप ये सब देख रही थी, क्योंकि मेरे सच बोलने से कोई भी यकीन नहीं करता। मेरी देवरानी बड़ी बड़ी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। इससे तलाक तो हो चुकी थी, लेकिन इसके दामन पर लगा ये बदनामी का दाग मेरे बीच सच बोलने से मिट सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसी दौरान मेरे देवर दौड़कर अपने बाप को उठाने की कोशिश की तो पता चला वो मर चुका है। शायद मेरे ससुर ने अपने बेटे की हरकत का सदमा दिल पर लगा लिया था। मेरी देवरानी इसी वक्त घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और साजिद साहिब अपने ससुर की तदफीन में मसरूफ हो गए। मेरी सास इद्दत में बैठ चुकी थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो बहुत पुरसुकून थी। मेरे सास की इद्दत मुकम्मल होने के कुछ दिन बाद एक दोस्त इससे मिलने आई। मैं अपनी सास के कमरे के बाहर की जानिब खड़ी हो गई, जहां से अंदर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा सिरका लिया, जहां से अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मेरे सास खुशदिली से बातें कर रही थी। लगता ही नहीं था कि कुछ महीने पहले ही इस औरत का शौहर मर चुका है। कुछ देर बाद मेरे सास उठकर अपनी अलमारी की जानिब गई और एक पुड़िया सी अपनी दोस्त के थमा दी। मेरे सास के चेहरे पर एक पर असरार मुस्कुराहट थी। अगले ही लम्हे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मेरे सास ने अपनी दोस्त से कहा, वो काम मुकम्मल कर चुकी है और एक तीर से दो शिकार हो गए। एक तरफ शौहर को ये दवाई मिलाकर देने से बिस्तर पर लगा दिया और दिन ब दिन उन्हें कमजोर करके खत्म कर दिया, जबकि दूसरी जानिब बहू को भी ठिकाने लगा दिया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास इस हद तक भी जा सकती है। दूसरी औरत जो कि मेरी सास की दोस्त, अब वो मेरे बारे में पूछ रही थी, जिस पर वो औरत बता रही थी कि मैं इसी घर में रहूंगी क्योंकि एक मुलाजमा की भी जरूरत है। इसी लम्हे मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास हो चुका था। मुझे इस दिन अपनी देवरानी के साथ ये जुल्म नहीं होने देना चाहिए था और बाद में सच बोलकर इसे बचा लेना चाहिए था। मेरी सास पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी सास इस हद तक भी जा सकती है। मैं इस घर से इस लड़के के साथ भाग गई थी। जिस लड़के के साथ मैं भागी थी, इसका अपना भी कोई मजबूत ठिकाना नहीं था। इसलिए वो रात मुझे अपने दोस्तों के पास ले गया और कहा, आज रात यहीं रहेंगे। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा रहा था। मुझे रात 4 बजे मेरी आंख लगी तो मुझे खबर ही ना हुई और जब सुबह जागी तो मेरे जेवरात वाला बैग गायब था। वो रात न जाने वो कौन चुरा कर ले गया था। मैं जिस लड़के के साथ भागी थी, इसे जग्गा कर सारी सूरत हाल बताई तो वो भी हैरान हुआ कौन उठा कर ले गया। लेकिन एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया, मेरे हाथ में बैग देखकर उसके दोस्तों को पता चल गया होगा कि बैग में जरूर कुछ सुना है, क्योंकि हमेशा घर से भागने वाली लड़कियों के पास ये सब जरूर होता है। मैंने इसे लड़के से कहा, ये सब तुम्हारे दोस्तों का किया हुआ है, अगर वो जेवर नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास पैसे कम हैं, हम गुजारा नहीं कर सकते। वो लड़का मेरी बातों में आकर अपने दोस्तों से लड़ने लगा, जिसके नतीजे में उन्होंने हमें वहां से निकल जाने का कहा। हम दोनों वहां से निकलकर किसी नए ठिकाने की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। शाम तक इस लड़के ने मुझे कहा, एक औरत के पास कभी नहीं रहा, इसलिए तुम कहो तो वहां ले चल लूं।
हमारे पास कुछ दिन गुजारने के लिए ठिकाना होगा। मुझे पता तो चल गया था कि मैं बेभाग कर कितनी बड़ी गलती कर चुकी, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं फौरन मान गई। मगर अगले ही लम्हे इस लड़के ने मुझे जो बात बताई, इसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। इसने कहा वो कोई ठीक औरत नहीं है। मैं तो समझ गई थी, मगर फिलहाल भरोसे करने के सफर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसी जगह पर ना जाने कौन मर्द अच्छे होते हैं, मुझे शुरू से एहसास हो रहा था। मैंने अब मजबूरना अंदाजा करते हुए कहा, कुछ भी हो बात से रात गुजारने के लिए कहीं ले जाओ, और मुझे तुम पर यकीन है। इस तरह हम दोनों के इस औरत के घर पहुंच गए। घर किया था एक रंगीन खाना, जहां हर तरफ रंग बिरंगे लिबास में मबलूस औरतें घूम रही थी, मगर मैं चुपचाप वहां सब देखती रही। रात सोने के लिए इस औरतें मुझे एक अलग कमरा दिया, जबकि लड़के को इसने बाहर भेज दिया। मुझे बहुत फिक्र हुई और कहीं कहीं शक भी कि मेरे साथ कोई धोखा होने वाला है। मुझे अब यहीं रहना है, जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैंने इस औरत की मुनती की वो मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो नहीं मानने वाली थी। 2 दिन बाद मैं अपने कमरे की खिड़की से बैठी बाहर का मंजर देखते हुए अपनी किस्मत और गलतियों को कोस रही थी। इस औरत के घर एक मांगने वाला साइल दरवाजे पर आया। मैंने मौका देखकर साइल को कहा कि अगर वो मुझे यहाँ से निकलने में मदद दे तो मैं इसे भारी रकम दूंगी। साइल यहाँ आने का आदी था और इसे यहाँ के बारे में सब इल्म था, इसलिए इसने मेरी बात मानकर अगली रात मुझे इस घर की दीवार को कूद जाने में मदद दी, और यूं मैं इस गंदी जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। मेरे पास एक आखिरी सोने की चीन बच्ची थी जो मेरी गर्दन में पहनी हुई थी। मैंने वो निकाल कर साइल के हवाले कर दी और खुद आगे की राली। मेरे पास कोई ठिकाना, कोई तालीम, कोई पैसा, सर छुपाने की छत तक कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए मुझे इस साइल के कुछ दिन पनाह मिल गई और उसके कहने पे आकर मैंने बेकम मांगना शुरू कर दी, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई मजीद काम नहीं मिलना था और बाहर दुनिया बहुत खराब थी। मुझे कभी कभी शुरू से एहसास होता कि ये सब मेरे इस गुनाह की सजा है जो मैंने अपनी देवरानी और मरहूम ससुर के खिलाफ झूठ बोलकर की। मगर मैं फिर भी खुशकिस्मत थी कि मुझे अपनी सच्चाई में कुछ कहने का मौका